नमस्कार, देख रहे हैं आप मनी वाले। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। मनी वाले में हर बार हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लान्स पर, किस तरीके से क्या कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे हैं जो हमारे जीवन के स्तर को और भी बेहतर बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं। देखिए, नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल पर हम तमाम तरीके से खुद से वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको लेकर के अवेयर हो, अलर्ट हो या ना हो, लेकिन हर बार एक रेजोल्यूशन खुद से जरूर करते हैं अपने जीवन को पहले से कहीं और बेहतर बनाने का। अगर जीवन को बेहतर बनाने की बात की जाए, और क्योंकि बात मनी वाले में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं उनको लेकर के, उनको बेहतर करके, सही तरीके से सोच के, जान के, समझ के हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसमें मदद करेंगे हमेशा की तरह राजीव सिंह जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह जी मौजूद है और उनसे जानेंगे किस तरीके से, कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिनकी मदद से हम अपने फ्यूचर को, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो राजीव सिंह जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, क्या ये पॉसिबल है, कुछ ऐसे रेजोल्यूशन, कुछ ऐसी आदतें जिससे हमारा जो अगला साल है, इसके बाद आगे का जो जीवन है वो बेहतर हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे नया साल आ गया है और मैं नए साल के मौके पे अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु धनिनः। इसी मंत्र को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली देखा गया है कि जब नए साल की शुरुआत होती है तो हम बहुत सारे रिजोल्यूशन लेते हैं, अपने हेल्थ को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी बुरी आदतों को लेके कि हम ये सब छोड़ के हम नई चीजें अपनाएंगे। जी हाँ। लेकिन ये बहुत कम देखा गया है कि नए साल में हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं। तो लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि नए साल में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रेजोल्यूशन ले। तो रेजोल्यूशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें बचत की आदत डालनी होगी। तो हम पहले बचत करें और बचत को हम कहीं ना कहीं इसको निवेश करें। हाँ। तो इसी सब मुद्दों पे हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो हम एक नए साल को हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ शुरू कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं और उसको अच्छे जगह पे निवेश कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हो या आगे वाला भविष्य हो वो एक फाइनेंशियली सुरक्षित रहे। तो बेसिकली हम आज ये बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन है जिससे हम फाइनेंशियली अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो सजेशन की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे रेजोल्यूशन है जिनकी आप सलाह देंगे? देखिए, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो पहला स्टेप होता है कि हम किसी भी चीज के लिए बजट बनाएं। जी, बजट बनाएं और उसका पालन करें। तो बजट बनाने के लिए, फाइनेंशियल बजट बनाने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है जिसको हम बोलते हैं 50, 30 और 20। अच्छा, मतलब आपकी जो आमदनी है उसका 50% हम अपनी डेली की जरूरतों पे खर्च करें। जो बिल्कुल जरूरी चीजें उस पे खर्च करनी होती हैं, जो हमारे नीड्स होती हैं। जो 30% जो होती हैं, जो हमारी वांट्स होती हैं, जो वांट्स जैसे कि हमें पिक्चर देखने जाना है, अच्छे कपड़े खरीदना है, वो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वो हमारे वांट्स हैं। और 20% हमें अपने बचत को बढ़ाना चाहिए। मतलब 20% हमारी अपनी बचत होनी चाहिए और उस बचत को हमें निवेश करना चाहिए। तो नॉर्मली हमें ये देखा गया है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी आमदनी है, जैसे हमारी आमदनी अगर 100 रुपए है तो हम क्या करते हैं कि 50 रुपए पहले खर्चा कर देंगे, जो हमारी बिल्कुल जो अर्जेंट चीजें हैं, जो नीड्स होती हैं। उसके बाद 30 रुपए हमने अपने वांट्स पे खर्च कर दिए। और जो निवेश का आता है, जो बचत का आता है, वो हम सबसे बाद में रखते हैं। लेकिन नए साल में मैं अपने दर्शकों को एक सलाह देना चाहूंगा कि इसको आप उल्टा कर दीजिए। अच्छा जी। आप पहले 20% निकाल लीजिए, जो आपकी बचत है पहले उसको निकाल लीजिए, फिर 30% वाले पे आइए, फिर 50% वाले पे जाइए। और दूसरा एक चीज ये भी है, देखिए, जो नीड्स है, जो हमारे जो खान पान की चीजें हैं, या फिर जो दवाई हो गई, जिसके बिना चलना ही नहीं, जिसके बिना चलना, वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में ओमिक्रॉन और सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, जिससे कि फाइनेंशियली लोग बहुत ही वीक हो गए। तो जो हमारी नीड्स है, वो नीड्स को तो हमें करना ही करना है और बचत हमें करना ही करना है। और अगर हम बचत को थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो हमने वांट से, देखिए, जो चीजें जरूरी हैं वो तो हमें बिल्कुल करना ही करना है। लेकिन हमें अगर मान लीजिए मूवी देखने जाना है, वो हमारी वांट्स है, तो क्या जरूरी है जाना हमारा
कि हम इसको टाल सकते हैं या कुछ दिन को रोक सकते हैं। तो अगर हम वहां पे कुछ कटौती कर सकते हैं तो हम अपने निवेश वाली जो पोर्शन है, जो 20% है, हम उसको बढ़ा के, उस बचत को बढ़ा के और निवेश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो इस तरीके से बारीकी से सोचते हुए ये चीजें की जा सकती हैं। 50-30-20 को आपने 20-30-50 करने का एक सजेशन दिया है और इसका पालन करने के लिए कहा है, और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को ना सिर्फ ये पसंद आया होगा बल्कि वो इसका पालन भी करेंगे, करके देखेंगे तो फायदे में ही रहेंगे। अगला रेजोल्यूशन क्या बताएंगे? देखिए, अगला रेजोल्यूशन ये है कि एक तो यह है कि निवेश की आदत डालें, मतलब निवेश की शुरुआत करें। जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी आप बचत कर रहे हैं 20% का, उसको शुरू करें इन्वेस्ट करना। और मैं एक लाइन बोलूंगा मैं लोगों को कि स्टार्ट अर्ली और इन्वेस्ट रेगुलरली, मतलब निवेश की शुरुआत जल्दी करें और इसको बनाए रखें, मतलब लंबे अवधि के लिए बनाए रखें। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, खाली आप बचत करके आप पैसे बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते। जी जी। क्योंकि उस पैसा को आप सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो क्या होगा कि उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। लंबे टाइम के लिए करेंगे तो एक बड़ा आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, एक बहुत बड़ी कैपिटल, जो आपने एक लक्ष्य बना रखा होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। और आगे चल के उसको आपके बहुत सारी चीजों पे, जहां पे जो भी आपका लक्ष्य है, जैसे बच्चों की शादी है या आपके भविष्य के लिए जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, वहां पे आपको इसमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप निवेश जैसे जल्दी करते हैं और आप एक रिजोल्यूशन के साथ, आप एक मतलब उसको क्या बोलते हैं कि हम एक व्यवस्थित रूप से उसको करते हैं, तो आपको मतलब उसके अच्छे रिटर्न्स मिलने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, अगर हम प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे तो एकाएक जल्दीबाजी में हो सकता है कि कहीं पे हमने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे आपको रिटर्न बहुत कम मिल रहा है, या फिर गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। जी जी, तो बिल्कुल आपको निवेश भी करना है, जल्दी करना है, और इसके साथ में जो सलाह है आपकी कि रेगुलरली आपको इस पर ध्यान देना है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको रेगुलर हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्या आप रेजोल्यूशन बताएंगे? देखिए, एक तो मैं लोगों को एक बहुत ही अच्छी सलाह दे रहा हूं, यह जो रिजोल्यूशन है वो आपको मानना चाहिए कि जो भी आपके पास कर्ज हैं, अपने कर्ज में कमी करें। जो भी आपके पास लोन्स है, वो लोन्स कई सारे हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन हो सकते हैं या फिर होम लोन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि बाय नाउ और पे लेटर। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां क्या करती हैं कि बोलती हैं ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको ये ऑफर, हम आपको ऑफर ये दे रहे हैं कि अभी आप खरीद लो, आप आगे इसको अगले महीने पे कर देना। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो हमें बाई नाउ और पे लेटर को टालना चाहिए, जहां तक हम टाल सके। आपके पास अगर नकदी है तो बिल्कुल खरीदे। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि बाई नाउ और पे लेटर में क्या होता है कि हमें अभी तो कुछ पैसा देना नहीं है जी। तो अगर हमारी जो मतलब एक प्लानिंग है कि हमें 10,000 रुपए, या फिर हमारा जो बजट है, कोई चीज हमें 10,000 रुपए उस पर एक्सपेंस करना है या उस पर खर्चा करना है, या कोई 10,000 रुपए एक चीज हमें खरीदनी है। अब जब हमें ये ऑप्शन आ जाता है कि अरे अभी तो पैसा देना नहीं है, तो 10 के बदले हम 15 का ले लेते हैं जी। और फिर बाद में कंपनी क्या ऑफर करती है, अगर आप 15 एक साथ नहीं दे सकते तो आप इसको क्या करो, ईएमआई में कर दो। अभी आप जैसे वो ईएमआई में कन्वर्ट होगा, आपके ऊपर उसका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा कि अब देखिए, आप इंटरेस्ट कम दे रहे हैं या आप ज्यादा दे रहे हैं। एक तो आपने जो भी आपके बजट के से ज्यादा आपने बियॉन्ड बजट के जाके आपने खरीदारी कर ली, पहली गलती यहाँ करी। उसके बाद फिर क्या, आपने उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, तो आपका क्या होगा, वहां पे बजट बिगड़ जाएगा। तो ये हमारी सलाह है कि इन सब चीजों से जितना बच सकते हैं उतना हमें बचना चाहिए। तो बाय नाउ और पे लेटर से बचें, ये हो गई अगली बात। और इसके आगे क्या? जी देखिए, इसके आगे एक चीज मैं और कहूंगा कि आप आर्थिक रूप से साक्षर बनिए। अगर आपको कोई भी ये बोल रहा है कि आप एक ऐसे, मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूं जहां पे आप निवेश करिए, तो क्या वो निवेश आपके लिए है कि नहीं है? क्योंकि मार्केट में देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको निवेश के लिए सलाह देते हैं। तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो क्या होते हैं, सेल्स एजेंट होते हैं। तो सेल्स एजेंट को क्या है कि वो कोई भी एक स्कीम है उसको बेचने के बदले उसको कंपनी की तरफ से फायदा मिल रहा है। दूसरे क्या होते हैं, आर्थिक सलाहकार होते हैं। वो क्या होता है कि आपकी इनकम, आपके एक्सपेंडिचर,
आपके भविष्य की जो भी आपके लक्ष्य हैं या फिर अभी के जो आपके खर्चे हैं, उसके हिसाब से वो आपको प्लानिंग करके देता है कि आपको यहाँ इतना पैसा बच रहा है तो आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए, या फिर आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं। शादी है, आपकी बेटी की शादी है तो बेटी की शादी के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। आपका एक 10 साल का टेन्योर है इन्वेस्टमेंट का, 15 साल क्या उसका होराइजन हो सकता है, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए तो आप क्या रहेंगे कि जब आप आर्थिक रूप से साक्षर होंगे, मतलब आप इन सब चीजों को समझेंगे कि क्या आपके लिए ये सही है कि नहीं है। ठीक है, आप सलाह ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए। तो अगर, क्योंकि देखिए निवेश में क्या होता है कि शब्दों के आप जाल में अगर आप फंस गए तो क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या बोला। तो इन सब शब्दों के जाल को समझने के लिए आपको आर्थिक रूप से साक्षर बनना पड़ेगा। आर्थिक रूप से साक्षर बनने के, देखिए आप बहुत सारे माध्यम है, इंटरनेट का माध्यम है, टीवी शो आते हैं, जैसे हमारा शो है, हमारा भी एक उद्देश्य यही है करने का। तो बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाके चीजों को लेके आप आर्थिक रूप से साक्षर बन सकते हैं। शुरुआत करें, मतलब पहला कदम उठाएं। जब आप पहला कदम उठाएंगे, जब इसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे, तभी दूसरा कदम उठेगा। तो ये मैं सबसे बिल्कुल मेरी ये आग्रह है, सलाह है, जो भी आप इसको समझे कि आप आर्थिक रूप से साक्षर बनिए। ये आपको आपका वेल्थ क्रिएशन में, आप जो पैसा आप बचा रहे हैं उसको निवेश करने में, और उसमें भविष्य में उसमें अच्छे रिटर्न्स हो, मतलब आपका रिटर्न्स जो है या फिर आपका कैपिटल मल्टीप्लाई हो, इसमें आपसे इसको बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। बिल्कुल, यानी कि आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले, क्योंकि इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसके आगे देखिए, इसके आगे एक चीज मैं आपको और बताता हूं। एक तो हो गया है कि आप, ठीक है, आप पैसा बचत कर रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन निवेश करने के बाद आप इसको भूलें मत। आप उस पर नजर बनाए रखें कि आपका निवेश, मतलब नजर बनाए रखें कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सुबह शाम उठ के वही देख रहे हैं, लेकिन आप कोई भी एक 3 महीने 6 महीने जो भी एक आपने बना लिया है कि हाँ, आप उस अंतराल पे आप अपने जो भी आपके निवेश है उसकी आप समीक्षा करते रहेंगे। उससे आपको क्या होगा, क्या फायदा होने वाला है। एक तो यह है कि आपने कहां क्या निवेश किया है, आप पे सबकी पे उस पर नजर हो गई कि हाँ यहाँ पे आपको एक नजर में आपको सब कुछ दिख गया। दूसरा क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमने 4 चीजों में निवेश किया है तो सबसे हमें अच्छे रिटर्न्स ही मिल रहे हैं। ये सारे अच्छे हो सकता है कि जिस दिन आपने निवेश किया था उस दिन के हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा था, वो निवेश का ऑप्शन आपके लिए अच्छा था, लेकिन आज उससे साल 2 साल या कुछ महीने बाद हो सकता है कि वहां पे वो अच्छे रिटर्न्स ना आए हों, या मार्केट में दूसरी जो न्यूज हो गई या और किसी भी रीजन से उसके रिटर्न्स अच्छे ना आ रहे हों, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको वहां से पैसे विड्रॉ करके, वहां से पैसे निकाल करके आप इसको कहीं और अच्छी जगह पे निवेश कर सकते हैं जहां से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो आप तो निवेश तो करते ही करते हैं, निवेश के अलावा आपको इसके ऊपर ध्यान रखना होगा, इस पर नजर भी रखनी होगी। मतलब मेरा कहना है कि निवेश करें, निवेश करके उसको भूले नहीं, उस पर नजर बनाए रखें और उसमें देखते रहें कि आपको क्या अप्रिसिएशन हो रहा है और नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगा कि इसको सुबह शाम ना देखें। अगर सुबह शाम देखेंगे तो फिर आप तकलीफ में, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। एक अंतराल बना लीजिए कि हर तिमाही आप देखेंगे, हर छमाही देखेंगे, और उसके हिसाब से उस पर नजर बनाए रखने का मतलब सुबह शाम देखना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक तौर पर समय समय पर उस पर नजर बनाए रखना है, जानकारी रखना है। अगली, अगर देखिए 4 आपने ऐसी सलाहें दी हैं और ऐसे कि हमें रेजोल्यूशन लेते वक्त हमें सलाह मिली है कि कौन से रेजोल्यूशन हमारे लिए सही है और लिए जा सकते हैं, अन्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए क्या बताएंगे? देखिए, और मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, एक तो क्या है कि हमने कहा कि आप खुद भी वो मतलब आर्थिक रूप से साक्षर बनिए। एक चीज मैं और आपको बोलता हूं कि चीजें यहां आजकल बहुत तेजी से बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, ठीक है, तो आप अपने ऊपर भी निवेश करिए। अपने ऊपर निवेश का मतलब ये हो गया कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में देखा गया है कि बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी कंपनियां जो वेल नोन कंपनियां हैं, उन्होंने क्या हुआ है कि समय के साथ अगर अपने आप को नहीं बदला तो मार्केट से आउट हो गए। बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत बड़े एग्जांपल देता हूं। आप सबने सुना होगा मोबाइल कंपनी नोकिया का नाम। जी, एक जमाना था जब मोबाइल शुरू हुआ था, सबके हाथ में नोकिया मोबाइल फोन रहता था, लेकिन क्या हुआ कि जब चीजें स्मार्ट हो गई, जब फोन सारे स्मार्ट होने लगे, तो
उस समय के साथ नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला और नोकिया मार्केट से आउट हो गया। तो इसी के लिए क्या है कि हम अगर अपने ऊपर निवेश करेंगे, अपने ऊपर निवेश का मतलब क्या है कि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, आप अपने जो भी कुछ नई आप क्या बोलते हैं एजुकेशन, उससे आपके काम से रिलेटेड कुछ भी अगर एजुकेशन है, क्योंकि आजकल बहुत चीजें जो है डिजिटल हो रही हैं, तो उस पर अगर आप निवेश करेंगे, खुद आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, इन्हांस करेंगे, तो आपको क्या होगा, वो ये आपको उस नौकरी में बने रहने के लिए या फिर उस बिजनेस में बने रहने के लिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए बने रहना भी जरूरी है और उसमें आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो उसके लिए भी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जो अपने आप पे निवेश करना चाहिए। नए साल पर इन्वेस्टमेंट प्लान से संबंधित जो हमारी फाइनेंशियल प्लान से उससे संबंधित रेजोल्यूशन क्या कुछ लिए जा सकते हैं, इस पर आगे बढ़ते हुए सर क्या बताएंगे? जी देखिए, तो जो हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स की बात करी रिजोल्यूशन की, अब मैं इसमें एक अगला पॉइंट ये ऐड करने वाला हूं कि आपके पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि कोरोना में मतलब क्या है कि सबको अचानक लगने लगा कि सबके लिए जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले आदमी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, ठीक है, मार्केट में निकला, अपने काम के सिलसिले में निकला, दोपहर में खाना खाया नहीं खाया, दवाइयाँ आगे पीछे खा ली, लेकिन जब से ये कोरोना आया लोगों को लगने लगा कि हेल्थ हो गया नंबर 1 हमारा। तो अगर हेल्थ है तभी हमारा वेल्थ है, तभी हम उस चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। तो हमारे पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप सोचिए, अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है, पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एक नॉर्मली देखा गया है, जैसे हम लोग कानपुर में है, कानपुर या फिर छोटे शहरों में देखा गया है कि एक 10 लाख तक के इंश्योरेंस को पर्याप्त माना जाता है, मतलब एक एवरेज माना जाता है, ना कम ना बहुत ज्यादा। हालांकि इससे ज्यादा भी रखना चाहिए आदमी को, लेकिन आप ये मान के चलिए कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस तो आपके पास होना ही चाहिए। अब आप कोरोना काल में देखिए, अगर किसी को कोरोना हुआ या कोई गंभीर बीमारी हुई, अगर वो हॉस्पिटल चला गया, 2 हफ्ते के लिए चला गया, तो ये 10 लाख रुपए आपको खत्म होने में टाइम नहीं लगते। और अगर आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता और आपकी बचत, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए की बचत है और आपके बीमारी में चले गए 10 लाख रुपए, फिर क्या होगा, 8 लाख रुपए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्ज, जहां पे आपके ऊपर कर्ज हुआ, आपके ऊपर अगर 2 लाख के बचत के अगेंस्ट अगर 8 लाख का कर्ज हुआ, तो आप यकीन मानिए आप कभी दोबारा जो बचत होगा वो शुरू कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले उस कर्ज को चुकता करना। मतलब आप जो भी बचत करेंगे, जो भी कमाएंगे, सबसे पहले आप उस कर्ज को चुकता करेंगे। तो आप तो ये भूल ही जाइए कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और भगवान ना करे ऐसे किसी को गंभीर बीमारी हो, लेकिन अगर आप गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए तो आप ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए आगे बचत करना। और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, तो बहुत जरूरी है नॉलेज होना। जो आप प्लान ले रहे हैं उसकी जो शर्तें हैं, कि शब्दों के जाल बहुत रहते हैं इसमें निवेश करने के टाइम पर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शब्दों के जाल का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल्स जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जहां पे आपको क्या होगा कि वो समझ में नहीं आएगा। बताने वाले ने तो अपनी तरफ से सही बताया, लेकिन क्या आपको उसने कंफ्यूज कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप निवेश कर रहे हैं और उस पे 8% का आपको ब्याज दर है, ठीक है। अभी किसी ने बोल दिया है कि उस पे यील्ड आएगा आपका 9%, तो 9% आप लोग को लग रहा है कि शायद ये सिंपल ब्याज दर है, लेकिन वो सिंपल ब्याज दर नहीं, वो ब्याज पे ब्याज लेके उसका मतलब यील्ड वो हो गया 9%। तो और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नॉर्मली आजकल एसआईपी का जमाना बहुत है, लोग म्यूचुअल फंड में बहुत सारे एसआईपी करते हैं। अब एसआईपी में क्या होता है, कई तरह के एसआईपी होते हैं। तो एक तो ऐसे एसआईपी होते हैं कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं कभी भी उससे पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा एक ईएलएसएस होता है। ईएलएसएस में क्या होता है कि आपको वो लॉक इन में चला जाएगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, हालांकि उसमें टैक्स छूट मिलता है। तो आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर से या जो भी जिसके थ्रू भी आप ये खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप इन सब चीजों को, शब्दों को समझिए। शब्दों को समझने के लिए, शब्दों के जाल हैं, उनको समझने के लिए क्या है कि आपको आर्थिक रूप से साक्षर होना पड़ेगा। और आप जब पहला कदम उठाएंगे तो मैं ये मानता हूं कि हम नए साल में पहला कदम उठाएंगे और हम इन सब चीजों को समझना शुरू करेंगे।
बिल्कुल, ये तो हो गई बात प्लानिंग्स की। अगर कुछ इमरजेंसी हो, ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो उसके लिए क्या बताएंगे? देखिए बिल्कुल, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको बोला जाता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। कोरोना अभी चल रहा है या पिछले 2 साल पहले आया जी। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब अगर मान लीजिए किसी के पास सेविंग नहीं है, बचत नहीं है, या फिर उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो क्या करेगा? उसके घर के खर्चे कैसे चलेंगे? उसकी जो डेली की जो 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 जो, जो जरूरत की जो चीजें हैं वो कैसे चलेंगी? तो इसके लिए देखिए, पहले तो ये कहा जाता था कि हमारे पास इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये कोरोना से जो सीख मिला हमको, हमारे लिए इमरजेंसी फंड कम से कम 1 साल का होना चाहिए। मतलब इमरजेंसी फंड का मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर 1 साल तक आप बेरोजगार रहे, अगर 1 साल तक आपका बिजनेस ठप रहा, 1 साल तक अगर आपकी नौकरी नहीं रही, तो आपका खर्चा जो जरूरी चीजें हैं वो आपकी चीजें वैसी चलती रही। जरूरी चीजें का मतलब ये होगा खाना पीना, दवाइयां, बच्चे का एजुकेशन, ये सब तो चलना ही चलना है, तो बंद हो नहीं सकता। तो इसलिए हमारे पास इमरजेंसी फंड या उसको हम कंटिजेंसी फंड भी बोलते हैं, मतलब 1 साल का हम अपने प्लानिंग करके चले, हम उसको निवेश करके चले। मतलब प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बचत किया, पैसे को आप सेविंग अकाउंट में मत रखिए, आप ऐसे जगह पे उसको निवेश करके रखिए कि वो लिक्विड मनी हो। लिक्विड मनी का मतलब ये होता है कि हम 1-2 दिन या 3 दिन में या मैक्सिमम विद इन अ वीक वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। हमने उस पैसों कहीं और इन्वेस्ट नहीं किया है कि जहां पे लॉक इन में हो, जहां पता चला है कि हमने ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। और देखिए, जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट के जो शब्दों के जाल होते हैं, आप किसी ने आपको बताया नहीं, वो पैसे लगवा दिए उसने 5 साल के लॉक इन में। अभी आपने आपका था वो इमरजेंसी फंड, अब वो 5 साल के पहले पैसा मिलेगा नहीं। अगर वो मिलेगा भी तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे पैसे आपके कट के मिलेंगे। तो आपने पैसा निवेश किया था कि आपको बढ़ के मिल रहे हैं कट के। तो आप ऐसी जगह पे जो इमरजेंसी फंड ऐसी जगह पे रखिए जो लिक्विड मनी जिसको हम बोलते हैं, कि हम जब भी चाहें 1-2-3 दिन या मैक्सिमम विद इन अ वीक वो पैसे आपके हाथ में आ जाने चाहिए। बिल्कुल, तो हम इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि जो पैसा आपका है, जो आपका उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो सके, तभी सार्थक के जो आप प्लान्स ले रहे हैं। देखिए, आपने जिक्र किया 1 साल का करीब हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए इस तरीके से। लेकिन अगर महंगाई की बात की जाए, आज कुछ है, हालात कुछ हैं, आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियां हो सकती हैं, तो ऐसे में क्या सलाह देंगे? देखिए, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि हम जब निवेश करते हैं तो महंगाई को ध्यान में रख के करें। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं आपको। जो चीज मार्केट में जाके आज हम 100 रुपए के खरीद रहे हैं, वो अगले साल हो सकता है कि 110 रुपए का हो जाए। जी, करेक्ट है? बिल्कुल। अब आपने जो पैसा निवेश किया, आपने 100 रुपए निवेश किया और उस पर 6% का ब्याज दर मिल रहा है। या अगर मान लीजिए अगर आपने एफडी में किया तो वहां पे 5% का, बहुत सारे बैंक्स 5% का एफडी में दे रहे हैं। तो अगर महंगाई दर मान लीजिए 10% है, एक मैं एग्जांपल देता हूं, या महंगाई दर 9% है, आपने इन्वेस्ट कर दिया 5% पे, तो जो 100 रुपए का सामान है वो अगले साल 109 रुपए का हो जाएगा अगर महंगाई दर 9% है तो। और जो आपने निवेश किया तो 100 रुपए कितना होगा? 105 रुपए। मतलब जो आपके जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई। मतलब आपने जो निवेश किया है वो आपका निवेश घाटे का है, क्योंकि आपने 100 रुपए निवेश किया तो वो 105 रुपए हुआ, और 100 रुपए की चीज हो गई 109 रुपए। तो आप उस 100 रुपए से अगले साल 109 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते। तो हमेशा निवेश करते टाइम पे यह ध्यान रखें कि आप जो महंगाई चल रही, जो महंगाई दर है, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को अगर आपका इन्वेस्टमेंट बीट कर सकता है तभी आप पैसा वहां पे बना रहे हैं, कमा रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में आपका रिटर्न निगेटिव है। मतलब अगर हमने 100 का हमारा 105 हुआ, महंगाई दर 9% है, 109 रुपए होगा, तो एक्चुअल में हमने 4 रुपए गंवाया है, ना कि वहां पे कमाया है। बिल्कुल, ये बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जब भी हम प्लान करते हैं तो हम हेल्थ को भी लेकर के प्लान कर लेते हैं, इमरजेंसी फंड का भी आपने बात किया। लेकिन जब हम वर्किंग में होते हैं तब हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारा रिटायरमेंट का टाइम भी होगा, और अक्सर इस पर फैसले लेने में हम देर कर देते हैं। तो रिटायरमेंट प्लान के बारे में क्या देखिए, एक जमाना था जब लोग सोचते थे, जब 50 से 55 हो जाते थे तब वो सोचना शुरू करते थे कि अब हमें रिटायर्ड होना है और रिटायरमेंट के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, हमें रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, या पैसा कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो सरकारी नौकरी में है उनको पेंशन मिल रहा था,
तो ये पहले था, लेकिन आजकल हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है उनमें क्या है कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब नौकरी के या जो उनका जो बिजनेस है, जैसे उन्होंने कमाना शुरू किया, नौकरी शुरू किया, तो वो कुछ सालों बाद ही वो इस प्लानिंग पे काम करना शुरू कर देते हैं कि कल को अगर हमने नौकरी वो छोड़ दिया, मतलब नौकरी नहीं रही, तो हमारा जो सेकंड इनकम क्या रहेगा। मतलब उसका मतलब यही हुआ कि रिटायरमेंट, अगर हमने नौकरी छोड़ दी या बंद कर दी, तो आजकल ये मतलब एक जैसे ही 40s में लोग आते हैं, 40s के साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास होना चाहिए पैसे। और पैसे आएंगे कहां से? पैसे आएंगे बचत से। और वो बचत पे अगर वो बढ़ेगा कैसे पैसा? आपको बचत को कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो उसको वहां पे अच्छे से निवेश करेंगे तो वहां से आपकी रकम बढ़ेगी। अब देखिए, ये क्या बोलते हैं, जब ये रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एनपीएस बोलते हैं। तो एनपीएस क्या है कि एनपीएस में कोई भी निवेश कर सकता है, और इस पे जैसे कि हमने कहा कि हम इसमें भविष्य में इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, और वो भी एक रिटायरमेंट के तहत ही सरकार की ये स्कीम है जो कोई भी निवेश कर सकता है, और उसमें उसको 60 साल के बाद उसको वहां से पेंशन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने कई सारे मुद्दों पे बात किया, और मेरा मानना है कि हम बिल्कुल नए साल में और बिल्कुल शुरुआत करेंगे, एक रेजोल्यूशन लेंगे, और हम यहाँ पे एक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, हम बचत करना शुरू करेंगे, और हम उसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे अपने भविष्य की प्लानिंग के साथ। बिल्कुल, भविष्य की प्लानिंग के साथ, और जो सावधानी और एहतियात बताए हैं उन पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। इसी पर बात करते हुए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जो आर्थिक रूप से हमें साक्षर बनने की जरूरत है, ये इतना आसान नहीं है। हमारे दर्शकों को बताएं क्या सोर्सेज हैं हमारे जहां से हम आर्थिक रूप से साक्षर हो सकते हैं, किस तरीके से आर्थिक रूप से हम साक्षर बन सकते हैं? देखिए, ये आसान नहीं है, लेकिन ये मतलब नामुमकिन नहीं है। जी जी। तो हमें अगर आर्थिक रूप से साक्षर बनना है तो हमें पहला रिजोल्यूशन क्या लेना होगा कि हमें बनना है। जी। नेक्स्ट स्टेप आता है कैसे बनना है। तो इसके बहुत सारे माध्यम है। मार्केट में कई सारे बुक्स अवेलेबल है, अच्छे बुक्स अवेलेबल है। आपको इंटरनेट पे इसका मटेरियल बहुत सारा है। न्यूज चैनल्स पे सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो आपको बताते हैं। तो अगर आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तब तो आप साक्षर बन जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कैसे बन पाएंगे? आप एक बहुत ही मतलब दैनिक चीजों का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। हम घर से निकले, हमें ऑफिस जाना है, तो अगर हम घर से निकलेंगे ही नहीं तो हम अपने ऑफिस या दफ्तर कैसे पहुंचेंगे? तो जब हम पहला कदम उठाएंगे, जब हम पहला कदम उठाते हैं, अपनी गाड़ी, बाइक या कार, स्कूटर जो भी स्टार्ट करते, शुरू करते, तभी हम आएंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हमें जाना ही नहीं है तो हम तो जा ही नहीं सकते। तो अगर ये किसी ने सोच लिया कि हमें आर्थिक रूप से साक्षर बनना ही नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, या फिर हमारे वो एजेंट है जो बोल देंगे वहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये तो देखिए, तो वही मैंने जैसे बीच में भी चर्चा किया जी कि आप जहां भी इन्वेस्टमेंट के लिए जो सलाह लेते हैं, सलाह में क्या होता है कि आप सेल्स एजेंट से सलाह लेंगे तो जहां उसको फायदा है वो आप बताएगा। लेकिन अगर आप जो एक फाइनेंशियल प्लानर से लेंगे तो प्लानर क्या रहता है कि आपकी इनकम, एक्सपेंडिचर, आपके भविष्य की जरूरतों को देख के आपको वो बताएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखें, आप अगर आपको निवेश करना है तो आपको आर्थिक रूप से तो आपको सक्षम होना है, आपको आर्थिक रूप से साक्षर होना है, और साथ में आप जब भी निवेश करते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, तो आप फाइनेंशियल प्लानर चुने, ना कि सेल्स एजेंट। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट राजीव सिंह से हमने जाना किस तरीके से कौन से ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जिन्हें लेकर के हम अपने आने वाले साल को बेहतर बना सकते हैं। मनी वाले में इतना ही। देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News